तर मी ह्या त्यांच्या गुणाचा खूप पुण्यानुमोदन करतो आणि त्याकरता मी अमयरत्न यांना विनंती करतो की त्यांनी एक त्यांना पुष्प देऊन ते त्यांचं स्वागत करतील आणि आपण जोरदार टाळ्याचा गजर करावा, जोरदार टाळ्याचा गजर करावा। आज हम शिविर का दूसरा संक्षिप्त प्रवचन देखने जा रहे। कल हमने वैशाली का सर्वनाश क्यों हुआ इस पर निगाह फेरी थी, लेकिन आज हम दृष्टिकोण क्या होते हैं, मत क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, धारणाएं क्या होती है और उनसे निजात पाने के लिए हमें किस तरह प्रयास करने चाहिए, इस पर एक दृष्टिक्षेप डालने वाले। मैं आगरा में 10-11 साल रह चुका हूँ। सन 1993 से सन 2004 तक आगरा में जब मैं घूमता था तब आगरा की दीवारों पे एक स्लोगन लिखा हुआ मिलता था, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। मुझे भी एक स्लोगन याद आ गया, मूर्खता की क्या पहचान, मैं में फंसी है जिसकी जान, यही मूर्खता की पहचान। इस परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध कहते हैं, पुत्तं मत्ति धनं मत्ति इति बालो विहरति, अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतु पुता कुतु धनम। पुत्र मेरा है, धन मेरा है कहकर मूर्ख शोक करता है। बुद्ध कहते, भाई जब तू ही तेरा नहीं तब कहाँ पुत्र और कहाँ धन। तो जो मैं में फंसा है वो मूर्ख है। और एक कंटेक्स्ट आता है, एक संदर्भ मिलता है कि जैसा कि बुद्ध कहते हैं, जब महिलाएं सब्जी बनाती है तो चम्मच वो पतीले के अंदर, कढ़ाई के अंदर छोंक लगाने से लेकर के सब्जी पूरी होने तक बना रहता है, परिक्रमा करते रहता है, घूमता रहता है। लेकिन चम्मच को पूछ के देखिए कि जनाब सब्जी का स्वाद क्या है, वो नहीं बता पाए। ऐसे मूर्ख चाहे जन्म भर भी पंडितों की संगति में क्यों न बैठा रहे, धर्म का स्वाद नहीं जान सकता। लेकिन उसी सब्जी को मात्र एक पल के लिए जीवा पर धर दीजिए, तुरंत बताएंगे सब्जी का स्वाद क्या है। ये होती है विद्वान की पहचान। तो इस तरह मूर्ख में और विद्वान में फर्क होता है। उसने क्यों जाना, स्मृतिमान है। मूर्ख ने क्यों नहीं जाना, उसका स्मृति से कोई लेना देना है नहीं। श्रावस्ती की घटना है। अब जैसा लोगों को धम्म के प्रति आस्वाद रहता है, श्रद्धा रहती है, विहारों में जाके बैठते, शिविरों में जाके बैठते, ऐसे ही राजा प्रसेनजित पगारेसर हर रोज जेत वन में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाता था। जब तक जिंदा रहा तब तक बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाता रहा। इससे उसकी श्रद्धा की गंभीरता का आकलन किया जा सकता है। ऐसा नहीं राजा हुआ होगा कोई कि हरदम बुद्ध के चरणों में,
ऐसे बैठा हुआ था, कुछ चर्चा चल रही थी। उतने में कुछ सन्यासी लोग आते हुए इन्होंने देखे। बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ के नाखून बड़े हुए। फिर जैसे वो सामने से जा रहे थे, उनके सम्मान में राजा खड़ा हो गया। उनको कोई लेना देना नहीं, आला वारा गेला वारा, आ गए और निकल गए। राजा को बड़ा बुरा लगा, भाई मैं सम्मान में खड़ा रहा, इन्होंने कम से कम गर्दन तो हिलानी चाहिए थी। वाघिनी सारखी आली, नागिनी सारखी निघून गेले। उसको बड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकता था। तब भगवान बुद्ध ने उनको एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, महाराज, किसी जमाने में एक राजा था, उसका मन उब चुका था, मतलब वो बोर हो गया था। अब उसके मन में एक विचार आया, मन तो उबा हुआ है, अब मैं क्या करूं। जेतवन की घटना है। उसने प्रधान से कहा कि भाई जाओ 5-6 अंधों को बुला के लेकर आओ। आए बुला करके, बहुत सारे लोग आ गए, हॉल खचाखच भर गया। और उस हाथी को अंधों के बीच में खड़ा किया। फिर राजा ने कहा, प्रधान जी, अब इनसे कहो कि हाथी को स्पर्श करके हाथी कैसा है ये बताओ। मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। जिसने पूंछ पकड़ी, पूंछ पे हाथ फेरा, उसने कहा ये तो झाड़ू के जैसा है। जिसने उसके पैर पे हाथ फेरा, उसने कहा ये तो बहुत बड़ा खंबा है। जिसने पेट को हाथ लगाया, वो कहने लगा ये धान्य की कोठी है, अनाज की कोठी। जिसने कान पे हाथ लगाया, उसने कहा ये सूप के जैसा है। और जिसने बड़े बड़े दांत हाथ में पकड़े, उसने कहा क्या चीज है, हल के जैसा है। तो हर अंधे का मत सुनकर, उसका दृष्टिकोण सुनकर राजा को बड़ा मजा आया और उसका बड़ा अच्छी तरह से मनोरंजन हो गया। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं हुई। जिसने ये कहा था कि हाथी खंबे के जैसा है, वो झाड़ू वाली से लड़ने लगा। मैं बता रहा हूं खंबे के जैसा है, तू कहता है झाड़ू के जैसा है। तो गुत्थम गुत्थी होने लगी, झगड़ा होने लगा। राजा का और मनोरंजन हुआ। केवल कहने को थे वो अंधे, लेकिन वो भी करने लगे मारपीट के धंधे। बड़े आश्चर्य की बात है, अंधे तो अंधे, ऊपर से गोरख धंधे, मारपीट करने लगे हो। जब अंधे मारपीट कर सकते हैं तो हमारा क्या। अंधे मारपीट करने क्यों लगे। झाड़ू वाले का मत अलग, हाँ? अनाज की कोठी वाले का मत अलग, कान जिसने पकड़ा उसका मत अलग। तो जब जब ये मतों का टकराव होता है, वहां से झगड़ा उत्पन्न होता है। तो इन मतों पर कैसे काम किया जाए, ये मत ही तो असली जड़ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम मतों पे अड़े हैं, मतों में फंसे हैं, भले ही हमारी 2 अच्छी आंखें हैं, लेकिन हम भी कौन है, हम भी अंधों से कम नहीं। जब मत निकल जाएंगे, धारणाएं निकल जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तब कहीं कहा जा सकता है कि अब हम आंख वाले हो गए। आपने शंकराचार्य का नाम तो सुना ही होगा। शंकराचार्य का सिद्धांत था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मिथ्या है। पद्मवीर सुन रहे, मिथ्या है। ये शूटिंग कर रहे गणेश, मिथ्या है। मेरी बगल में प्रबंधक साहब बैठे हैं, ये भी मिथ्या है। सिर्फ सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। फिर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का सिद्धांत बताने वाले ये महान आचार्य शंकराचार्य एक दिन जंगल के किनारे किनारे से टहल रहे थे। अब अचानक उधर से एक बिगड़ा हुआ हाथी आया, जो बहुत गुस्से में था। हर किसी को छोड़ने और इनके पीछे भागने लगा। ये बेचारे अपनी जान बचा करके भागने लगे। अब उधर कुछ किनारे पे लोग खड़े होंगे, अमेय सागर जैसे, अमेय रत्न जैसे। तो ये पूछने लगे, आचार्य जी आप क्यों भाग रहे हैं? हाथी तो मिथ्या है। शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया? भाइयों, मेरा भागना भी मिथ्या है। अब जो हकीकत में दिखाई दे रहा है, जो अमेय रत्न देख रहे हैं, सम्यका देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि शंकराचार्य भाग रहे हैं, हकीकत में देख रहे हैं ना, वो कहते हैं मिथ्या है। और जिस ब्रह्म का गांव पता नहीं, गली पता नहीं, जिसको देखा नहीं, वो सत्य है। दिग्घ निकाय में एक सूत्र आता है, उस सूत्र में एक जिक्र आता है, एक भिक्षु ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे और उनके सामने भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, आमने सामने ध्यान कर रहे। अब हुआ क्या कि ध्यान की ऊंची अवस्था में चले गए। सूत्र में जिक्र आता है कि वो सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए ध्यान में। और उनके मन में एक प्रश्न था, तो उनको लगा कि भाई ब्रह्मा का दरबार है, इससे बढ़िया दरबार तो हो नहीं सकता। नागलोक के दरबार से तो काम नहीं बनेगा, तो भद्रावती के दरबार से काम बनेगा। काम यहाँ बन सकता है क्योंकि प्रश्न बड़ा कड़ा है। तो उसने जाकर के ब्रह्मा को प्रणाम किया और अपना प्रश्न पूछा, क्योंकि उसके मन में वो प्रश्न आया था ध्यान में। क्या था प्रश्न? गिरिकन साहब, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश विज्ञान कब खत्म होते? ब्रह्मा को सवाल पूछा। ब्रह्मा ने जवाब दिया, भाइयों, मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का कर्ता धर्ता हूं, आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। ये भिक्षु कहते, बोले ब्रह्मा जी ये बात सही है, ये आदि भी आप है, अंत भी आप है, सृष्टि की कर्ता धर्ता भी आप है, लेकिन मेरे प्रश्न का क्या? मेरे प्रश्न का तो ये जवाब नहीं हुआ। मैं दोबारा पूछता हूं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश विज्ञान ये कब खत्म होते? ब्रह्मा ने कहा, दोबारा बताता हूं भाइयों, सृष्टि का करता हूं, कर्ता धरता हूं, विघ्न हरता हूं, आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। तो इसने कहा तो कोई बात नहीं हुई। जाना था उत्तराखंड में और पहुंच गए मलाज खंड में, आग लगी नागपुर में और बुझाने पहुंचे कानपुर में, ऐसे हो गए। तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने तीसरी बार प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मेरा प्रश्न है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश विज्ञान कब खत्म होते, ये बताइए। ब्रह्मा ने एक काम करा, बंदे के कंधे पे हाथ रखा और बाहर लेके गए दरबार से बाहर, ताकि कोई देख ना सके। और बाहर जाके बताने लगे, ऐसा है बंते जी, इस प्रश्न का जवाब मुझे भी नहीं आता, लेकिन क्या करूं, ये सारे मुझे ब्रह्मा समझते हैं। ब्रह्मा तो हूं मैं, इनको लगता है आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, ज्ञानी मैं हूं, विघ्नहर्ता मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। मानते तो मानते, तो अब क्या करूं? इनको कितना भी समझो, इनकी दिमाग से जाता नहीं। तो उन्होंने पूछा, अब मैं क्या करूं? अरे बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती की,
तुम भगवान बुद्ध के सामने ध्यान कर रहे, इधर काहे को आ गए? उनको भी जाकर प्रश्न पूछो, मुझे कुछ नहीं आता है। इस घटना से क्या दिखाई देता है? शंकराचार्य जो मान रहे वो सच है क्या? शंकराचार्य की ओर मान रहे, लेकिन ब्रह्मा खुद बता रहे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम बुद्ध के पास जाओ। असा ठवरत आहे। फिर ध्यान से उठ गए, सामने भगवान बुद्ध बैठे थे। बुद्ध को प्रणाम किया, माथे पे सिर रखा, माफ करना भगवान, में जान आना था और पहुंच गया था कहाँ? बुद्ध कहते ठीक है, क्या प्रश्न है? भगवान, प्रश्न ये है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश विज्ञान कब समाप्त होते, कब नष्ट होते? बुद्ध ने कहा, भिक्षु, तुम्हारा प्रश्न गलत है। तुम्हें प्रश्न ये पूछना चाहिए कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश विज्ञान, इनकी जरूरत कब नहीं पड़ती है? क्योंकि नष्ट तो होती नहीं। ये पूछना चाहिए कि कब इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और इसका जवाब यह है, तृष्णा समाप्त हो जाने के बाद इनकी जरूरत नहीं पड़ती। निर्वाण पद, अरहंत पद प्राप्त होने के बाद इनकी जरूरत, तब तक तो जन्म ही ग्रहण करूंगी इनके सहारे। देखो बुद्ध ने कितना सुंदर समझाया। हाँ, मतलब कैसे उसका अंदर जो कुछ भरा पड़ा था, जो कुछ दृष्टिकोण मत, वो सारे के सारे भूल गए। मतों को लेकर और एक किस्सा आता है। सारीपुत्र की मामा थे दिग्घनक, बहुत विद्वान, लेकिन विद्वान होने के बावजूद समस्या हुई, मतों पे अड़ जाना। उनको मालूम पड़ा कि सारीपुत्र संजय बेलट्टी पुत्र को छोड़ करके भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। वो आया दौड़ते दौड़ते, अरे पहले बेटा सारीपुत्र, तुमने संजय बेलट्टी पुत्र को छोड़ दिया, बुद्ध के शिष्य बन गए, ये कैसा हुआ? इसी लगा, अरे अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि ये तो किसी की बात मानते नहीं। अब अच्छा मौका है। इनको लगा सारीपुत्र की अभी इनके मन में जो कुछ प्रश्न होंगे वो सभी सॉल्व हो सकते हैं, इनको स्वयं बुद्ध के पास ले जाता हूँ। ये जो मुझे प्रश्न पूछ रहे कि तुम कैसे क्या बुद्ध के शिष्य बन गए, अगर ये बुद्ध से सवाल करते हैं तो शायद इनकी शंका का निरसन हो जाएगा, ये भी बुद्ध के शिष्य बन जाएंगे। ले गए बुद्ध के पास। जो कुछ बुद्ध के साथ उसका वार्तालाप हुआ, बुद्ध पहचान गए। क्या पहचाना? अरे ये शख्स अपने मतों पे अड़ा है, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना कि अभिमन्यु को अंदर जाने का रास्ता पता था, लेकिन बाहर आने का रास्ता, लोगों को मतों में फंसने का रास्ता पता है, धारणाओं में फंसने का रास्ता पता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं। बुद्ध ने उसे कहा, दिग्घनक, देखो आप बुरी तरह से अपने मतों के जाल में फंसे हुए हो, अपनी धारणाओं के जाल में फंसे हुए हो। ये जो मत होते हैं ना, ये जो धारणाएं होती है ना, ये जो दृष्टिकोण होते हैं, ये विशाल रेगिस्तान की तरह होते हैं, विशाल जंगल की तरह होते हैं। अगर कोई इंसान विशाल जंगल के अंदर अगर फंस जाए, उसका बाहर आना ना के बराबर होगा। उसका जंगल के बाहर आना नामुमकिन है। और अगर वो जंगल के बाहर नहीं आता है, उसको सत्य के दर्शन कहाँ से होंगे, उसको निर्वाण के दर्शन कहाँ होंगे, उसको सच्चाई के दर्शन कहाँ से होंगे। इसलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मतों के जंगल से बाहर आना बहुत फायदेकारक बात है। अभी हम भी तरह तरह के मतों में फंसे हैं, हम भी मतों के जंगल में फंसे हैं। तो जितने जल्दी इस जंगल से बाहर आ जाएंगे, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं चांदा में रहता हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इलाका है। तो केंद्रीय विद्यालय के जिन क्वार्टरों में हम लोग रहते हैं, वहाँ की एक घटना है।
एक मेरे मिसिस की सीनियर टीचर है। हमारे यहाँ सब्जी मंडी का दिन होता है बृहस्पतिवार और इतवार, 6 बजे से मंडी स्टार्ट होती है। जब भी मंडी जाने का समय होता है उससे 10 मिनट पहले मेरी मिसेस को फोन आता है सीनियर टीचर का कि मैडम सब्जी मंडी जा रही क्या? तो ये कहती हाँ मैं जा रही हूँ। तो बोले फलानी फलानी सब्जियां मेरे लिए लेके आना। तो ऐसा 1-2 साल से चल रहा है उनका। फिर मेरा पक्का मत बन गया कि जब भी 6 बज जाते हैं ये फ़ोन करती है, मैं मेरी मिसेज जाता हूँ और ये हमारे हाथ में लिस्ट पकड़ाती है। हमको लिस्ट देखनी पड़ती है। खबरें साहब लिस्ट नहीं देखते वो अलग बात है। लिस्ट पकड़ा देती है। एक दिन क्या हुआ, 6 बजने को 15 मिनट कम होंगे, आ गया फोन। मैंने जानबूझ के नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? सबने कहा, मन में विचार आया ये अभी लिस्ट थमा देगी या व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज देंगी। मेरा पक्का मत, मैंने फोन नहीं उठाया। लेकिन वो जो फोन था ना वो भी बड़ा जिद्दी, दोबारा बज गया। ट्रिंग 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 बजने लगा। मैंने कहा बेटा श्रावक जाओ फोन उठाओ। वो गया, फोन उठाया। मैडम ने किया, हेलो बेटा श्रावक ऐसा है मैं सब्जी मंडी पहुंच चुकी हूं। मम्मी से कहना आज तुम्हें सब्जी मंडी आने की जरूरत, तुम्हारी जितने भी सब्जियां होंगी मेरे हाथ में लिस्ट थमा दो व्हाट्सएप पे, सारी सब्जी लेके आऊंगी, चिंता मत करना। लोगों को जोर का झटका धीरे से लगता है, मुझे धीरे का झटका जोर से लगा। बिल्कुल वो गुजरात वाला भूकंप वाला झटका लग गया मुझे। सोचा था क्या और निकला क्या? धारणा थी क्या, असल में था क्या? ऐसी धारणाओं में कोई जान नहीं है। ये धारणाएं कितनी खोखली होती है। जैसे दीमक दरवाजे को खा जाए, दरवाजा खोखला हो जाता है, ऐसी धारणाएं है ना अपने मन को खोखला बना देती है। इसलिए धारणाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो सवाल उठता है बहनों एवं भाइयों कि धारणाओं पर काम कैसे करें। ज्यादा तरीके नहीं बताऊंगा, एक ही तरीका समझाता हूं। हमें यदि अपनी धारणाओं पे काम करना है, मतों पे काम करना है, तो एक ही इलाज कारगर साबित हो सकता है, और वो यह है कि जब भी कोई मत, कोई धारणा, कोई दृष्टिकोण, कोई व्यू चित्त में सिर उठाने लगता है, चित्त में उत्पन्न होने लगता है, तुरंत अपने मन से सवाल कीजिए कि जो मेरा मत है अभी, क्या वो सही है? क्या सचमुच ये सही है? जो सोच रहा हूं मैं, क्या ये उचित है, योग्य है? अक्सर होता क्या है, समझो पद्मवीर कुछ सोच रहे, कुछ बता रहे, तो मैं तुरंत कहता हूं कि अरे वो जो करे क्या वो सही है? गणेश कुछ कह रहे, क्या ये सही है? सम्मिका कुछ कह रहे, ये क्या कह रही, क्या ये सही है? मतलब मैं ये जो सिद्धांत है, ये जो चीज है, वो औरों के कथन के लिए अप्लाई करता हूँ, खुद के लिए नहीं करता। वो खुद को अप्लाई करनी चाहिए। जो भी मत मेरे मन में अभी उत्पन्न हुआ है, क्या वो सही है, क्या वो राइट है, क्या वो उचित है? जब आप ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा प्रश्न करते हैं ना, फिर जैसे चावल में पत्थर होते, ऐसे एक एक पत्थर बाहर फेंकने लगते हैं हम। अरे ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ऐसा कहने से या ऐसा सोचने से मतों की दीवार खोखली होने लगती है, मतों की दीवार कमजोर होने लगती है, और इस तरह मत कमजोर होते। अगर नहीं पूछोगे ना, फिर मत पे अड़े रहोगे, और ये मत घने जंगलों की तरह होते। लास्ट में एक चीज बताने जा रहा हूं।
हमारे कुछ धम्मचारियों का एक निरामिष कुल है, उसमें 8-10 धम्मचारी है। तो उसमें से एक हमारे भाई बड़ी स्ट्रांग बातें लिखते हैं ग्रुप पे, बड़ी कठिन बातें लिखते हैं, कभी कभी विरोध वाली बातें भी लिखते हैं। तो 2 धम्मचारियों ने उनको समझाया, माना नहीं उन्होंने। फिर मैंने भी 2-3 बार समझाया, बात उनके पल्ले नहीं पड़ी, बात उन्होंने मानी नहीं। फिर हमने उनको थोड़ा सा ब्रह्मदंड दिलाया। कैसे? 4-5 महीने उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन 4-5 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ज़्यादा अड़िग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि मैंने उनके साथ संपर्क नहीं रखा तो ये बंदा आउट ऑफ कवरेज चला जाएगा, इसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो मैंने अचानक 10-15 दिन पहले उनको फ़ोन किया। जैसे ही मैंने फ़ोन किया, इतने उत्साह के साथ उन्होंने उठाया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत खुशी हो गई। और मैं आपको क्या बताऊँ, कम से कम आधे घंटे धर्म की चर्चा हुई और इतनी महीन चीज़ों पर, महीन सिद्धांतों पर, सटल सिद्धांतों पर हमारी चर्चा हो गई कि उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में एक शिविर लेने के लिए आ जाओ। तो मुझे बहुत हल्का फुल्का लगा और मुझे लगा कि जो कुछ मैंने पकड़ के रखा था वो सारा निकल गया, ये आदमी बदल चुका है। तो मुझे लगता है इस तरीके से अपनी मतों पर हम काम कर सकते हैं। इस तरह जब भी कभी अपने चित्त में कोई मत उत्पन्न होता है, हम खुद से सवाल करें, क्या यह सही है, क्या यह उचित है। ऐसा कहने से वो मत ढीला हो जाता है, वो मत खोखला हो जाता है, और इस तरह हम मतों पर काम कर सकते हैं। और एक उदाहरण भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया कि एक उत्तर प्रदेश के मेरे मित्र के साथ मैं किस तरह पेश आया और कैसे हमारे दोनों के अंदर मित्रता बढ़ गई। मैं आशा करता हूँ कि हमारे अंदर भी कई सारे मत हैं। इन मतों पर काम करने के लिए, इन धारणाओं पर काम करने के लिए ये संक्षिप्त प्रवचन जरूर आपको मदद करेगा और आप अपने अपने ग्रुपों में इस पर बहुत बढ़िया चर्चा करोगे। नमो बुद्धाय। जय।